नमस्कार, T27 न्यूज MPCJ के इस बात सेहत की प्रोग्राम में मैं विदिशा बड़केलवार आप सभी का स्वागत करती हूँ। T27 न्यूज डिजिटल भी हमेशा प्रयास करती है कि आपको उन शख्सियतों से मिलाए जिन्होंने सफलता प्राप्त की हो, जो दूसरों के लिए प्रेरणादायक हो सके और उनसे मिली जानकारी से सोच और जीवन को बेहतर बनाया जा सके। इसी कड़ी में आज हम बात करते हैं दांतों की देखभाल की कमी, गलत तरीके से भोजन करना और ओरल हाइजीन का ध्यान न रखने के कारण दांतों से जुड़ी समस्याओं का खतरा रहता है। दांतों से जुड़ी समस्याओं को नजरअंदाज करना भी गंभीर हो सकता है। आप जिन भी चीजों का सेवन करते हैं, सबसे पहले उनका संपर्क दांतों से ही होता है। दांतों में खराबी या दांत कमजोर होने पर आपको भोजन करने से लेकर कई तरह की समस्याओं का खतरा रहता है। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे, इसलिए आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रितेश सहगल, MDS इन ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, जो इंडिया के पहले 24/7 डेंटल अस्पताल भोपाल में कार्यरत है। बहुत बहुत स्वागत है रितेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रितेश जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को टूथ या ओरल हाइजीन हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, इस बारे में जरा मार्गदर्शन कर दीजिए। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर रितेश सहगल, MDS इन ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी और भोपाल में ऑलमोस्ट बहुत साल से कार्यरत हूँ। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि जनरली हमारा आजकल का यूथ जो है वो बहुत जल्दी में रहता है, और चूँकि आफ्टर कोविड बहुत सारे केसेस आपने सुने होंगे, ब्लैक फंगस के हुए और कोविड से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही, तो अब धीरे धीरे लोग ओरल हाइजीन पे अपना फोकस करने लग गए हैं। मैं ये बोलूँगा कि सुबह शाम 2 टाइम ब्रश करें। दूसरी बात, हर 6 महीने में एक बार अपने डेंटिस्ट को जरूर जाके दिखाएं, कहीं भी रहते हो, जो भी आसपास आपके डेंटिस्ट मिले, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके दांतों में कीड़े का प्रॉब्लम क्या है और प्रॉब्लम्स कहाँ से ठीक हो सकती है। तीसरी बात यह है कि हमारे यहाँ इंडिया में कभी भी फ्लॉसिंग को ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है, जबकि ब्रशिंग जो होती है वो अपन खाना खाते हैं या फिर अपन कुल्ला करते हैं तो उससे ऑलमोस्ट ऊपरी सतह के दांत सफाई हो जाती है, लेकिन जो फ्लॉसिंग है वो 2 दांतों के बीच के इंटरप्रॉक्सिमल एरियाज को क्लीन करते हैं। इंटरप्रॉक्सिमल एरिया मतलब जहाँ कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है, वहीं सबसे ज़्यादा कीड़े लगने के प्रॉब्लम होता है और वहीं से कीड़े की शुरुआत होती है। हमें कितने वक्त तक ब्रश करना चाहिए, आपको क्या लगता है? क्योंकि कई लोग 3 मिनट से ज्यादा भी ब्रश करते हैं या 15 मिनट तक ब्रश करते रहते हैं, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? ब्रशिंग सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए, जनरली क्या होता है आप समझ ही सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और लॉन्जिट्यूडनल क्या क्या होता है। हॉरिजॉन्टल मतलब होता है कि आड़े में करना, और हमारे दांत जो बने हैं वो वर्टिकली बने हैं, और लोग जो क्या करते हैं वो हॉरिजॉन्टल में घिसते जाते हैं तो धीरे धीरे उनके दांत कटने लग जाते हैं ब्रश के ओवर यूज की वजह से। सेकेंडली, आप खुद ही अपने ब्रशेस को जज करिए कि हाउ यू वांट टू ब्रश, कैसे, किस तरह से। दूसरा, जो बास टेक्निक होती है, एक हमारी टेक्निक बोलते हैं उसको, वो राउंड एंड राउंड टेक्निक बोलते हैं उसको। राउंड टेक्निक मतलब अप एंड डाउन एंड राउंड मोशंस में करना चाहिए, ताकि हम ब्रिस्टल्स को प्रॉपरली, जो एरिया है जहां पर खाना फंसता है, खाना फंसने का एरिया होता है जो मसूड़ा और दांत का इंटरफेस होता है, उस एरिया में ही खाना फंसेगा और वहीं से आपके कीड़े लगने की शुरुआत होगी। आपने भी देखा होगा, कभी आपने जीरा खाया, कुछ खाया, वो वहीं जाके फंसता है, 2 दांतों के बीच में ऊपरी सतह पे कहीं पे फंसेगा। तो वो एरिया क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल ब्रश करिए, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट अपने हिसाब से। अगर नया ब्रश है तो 1 मिनट भी काफी होता है। अगर ओल्ड ब्रश होता गया 1-2 महीने पुराना, तो उसमें आप 2 या 3 मिनट तक कर सकते हैं। दैट्स इट। क्या 3 बार या उससे भी ज्यादा बार ब्रश करने से दांतों की जो ऊपरी या नेचुरल परत होती है उससे कोई नुकसान होता है? हाँ जी, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि लोग सोचते हैं बहुत ज़्यादा ब्रश करने से मैं बहुत जल्दी वाइट कर लूँगा दांत। ऐसा कुछ नहीं होता है। वो आप जो अपने जो दांत है उसमें 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट इज एनामल, उसके सेकेंड आती है डेंटिन, और थर्ड होता है पल्प। इनामल जो लेयर होती है वो ऊपरी सतह होती है जो हमारे दांत के अंदरूनी भाग को, जिसको डेंटिन बोलते हैं, जो सेंसिटिविटी को गेन करता है, उसको बचाती है। ज्यादा ब्रश करेंगे तो थोड़े साल में धीरे धीरे वो सतह घिसने लग जाती है, जिसकी वजह से बाद में पेशेंट को बाय द टाइम वो 30 से 40 वर्ष का पहुंचता है और धीरे धीरे वो सेंसिटिविटी में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। उसके बाद से अगर ज्यादा अंदर डीप जाता है तो सबसे डीपेस्ट लेयर होती है, उसको पल्प बोलते हैं। पल्प वो लेयर होती है जिसमें कि आपकी जितनी भी दांतों की नसें होती हैं वो पहुंचती हैं। तो कई बार देखा होगा आपने, सेंसिटिविटी पेशेंट को होती है, पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास,
डॉक्टर बोलता है इसमें कीड़ा लग गया और दांत कट गया, आपका इतना कट गया है कि अब आपको नस का इलाज कराना पड़ेगा, जिसको रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं। जी। उसमें कुछ नहीं करते हैं हम लोग, सिर्फ जो अंदर जो नसें होती हैं उसको काट देते हैं, उनका कॉन्टैक्ट नीचे से बेस से कट जाता है अल्टीमेटली। उसके बाद अपन उसको फिल करके फाइनली कैप लगा सकते हैं। तो ये होता है। तो अपन को ज़्यादा ब्रशिंग करना इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट इशू। तो कौन से समय हमें ब्रश करना चाहिए, सुबह शाम हमें क्या सच में ब्रश करना चाहिए सोने से पहले? कई डॉक्टर बोलते सलाह देते हैं कि रात में सोने से पहले आप ब्रश कर ले, तो कितने समय हमें ब्रश करना चाहिए और कौन से टाइम करना चाहिए? सोने से पहले ब्रश करना इसलिए जरूरी है, जैसे कुछ कुछ पेशेंट जिनके मसूड़ों में गैप, दांतों के बीच में गैप आने लग जाते हैं, लाइक थोड़े से ओल्ड एज हो गए, या फिर जिनको उनके फैमिली हिस्ट्री में पायरिया की प्रॉब्लम आपने सुना होगा, मसूड़ों से खून आना, ये सब चीज़ें, उनको अपने गम्स की केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। इसलिए उनको मैं सलाह दूंगा कि हमेशा रात को एक बार ब्रश करके, और कुछ अच्छे मेडिकेटेड माउथ वॉशेस आ गए हैं अब मार्केट में, वो ले लीजिए और उनसे करिए, ताकि गम्स हेल्दी रहेंगे तो आपके पूरे दांत सब नेचुरल अच्छे रहेंगे। क्योंकि जो भी मसूड़ों की जो हड्डी गिरती है, आपकी हड्डी छोटी होती है, कम हो जाती है, बोलते हैं ना एज के हिसाब से मेरे दांत हिलने लग गए, वो इसीलिए होती है क्योंकि गम्स में इन्फ्लेमेशन शुरू होती है। जब गम्स में इन्फ्लेमेशन शुरू होती है, मसूड़ों में सूजन आने लग जाती है, वहां से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, खून आना शुरू हो जाता है। वो खून कुछ नहीं होता, धीरे धीरे अंदर ही सतह पे जम जाता है जाके। जब अंदर जाता है तो अल्टीमेटली जहाँ ब्लड होगा, प्रोटीन होगा, वहाँ माइक्रोबैक्टीरियाज तो आएंगे। माइक्रोबैक्टीरियाज धीरे 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 बोन के लॉस के एक सबसे बड़ा कारण होते हैं, और धीरे धीरे थोड़े साल में पायरिया डेवलप हो जाता है, एग्रेसिव पायरिया में, वो धीरे धीरे दांतों को गिराता है। रितेश जी, देखा गया है कि कई लोग शौक के लिए या सच में दांत खराब होने के बाद सोने के या चांदी के दांत लगवा लेते हैं। खबरें तो ये भी आ रही थी कि डायमंड के दांत भी किन किन लोगों ने लगवा लिए। तो कहाँ तक ये सही है? क्या इससे कोई रिस्क होता है? आप बताइए। नहीं मैडम, रिस्क तो नहीं होता है। मैं खुद भी डेंटिस्ट हूँ, मैंने खुद भी अपने दांतों में डायमंड लगा रखा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो लेकिन देखिए मैडम, पहले क्या होता था, आपने सुना होगा, पहले ओल्ड जमाने में एक सोने की टांच लगाई जाती थी सामने के दांतों में, राजस्थान में और टिपिकल गाँव में, ये गांव के एरिया में लगाए जाते थे। उनका माध्यम ये था कि जो भी सोने की परत होती है, उसको पानी पिएंगे या हम खाना खाएंगे तो वो उससे टच होता हुआ जाएगा, तो हमको कहीं ना कहीं सोने की परत से एक वैल्यू एडिशन मिल जाएगा। अब लेकिन पहले के टाइम पे ये था कि लोग सिल्वर के दांत या फिर वो अपने डायमंड के या फिर गोल्ड के दांत लगवाते थे, लेकिन अब लोग जो हैं वो थोड़ा सा कॉस्मेटिकली करेक्ट हो गए हैं। वो चाहते हैं कि हमको किसी को नहीं बताना कि हमारे को कौन सा। तो अब लेटेस्ट जो कैप्स आए हैं वो जिरकोनिया आ गए हैं, जिरकोनिया जिसमें कि मेटल फ्री होते हैं और उनमें वारंटीज होती हैं, तो वो नेचुरल जैसे शाइन करते हैं, उनमें ह्यू कलर चेंजेस सभी को नेचुरल की तरह आता है और बड़े सुंदर लगते हैं। तो किसी को ये भी पता नहीं चलता कि आपने कुछ ट्रीटमेंट कराया या कैप लगवाया। जी जी। आपने ब्रश की बात की थी, तो हमें एक ब्रश कितने वक्त तक यूज करना चाहिए, जरा बता दीजिए। पहले जो ब्रशेस थे, जैसे अपन जो लोकल ब्रशेस खरीदते थे, कुछ कोलगेट कंपनी के या सिबाका कंपनी के या और भी कंपनीज के, ओरल बी के आते थे, अमूमन 3 से 6 महीने। लेकिन हम उसको ऐसे जज नहीं करेंगे 3 से 6 महीने चलना ही है, मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं रिकमेंड करूंगा जैसे ही आपको लगे आपके ब्रिस्टल्स मुड़ने लग गए हैं, उस वक्त आप अपना ब्रश चेंज कर लीजिए। जी। तो ऐसे में कौन सा टूथपेस्ट हमें इस्तेमाल करना चाहिए? टूथपेस्ट मैडम अलग अलग टाइप के हैं, डिफरेंट डिपेंड ऑन आपको सेंसिटिविटी के हैं क्या नहीं है, आप में ये प्रॉब्लम तो नहीं है कि आपको कीड़े बहुत ज्यादा लग रहे हो, आपके दांतों में व्हाइट स्पॉट तो नहीं है, या फिर आपको और कोई प्रॉब्लम तो नहीं, लाइक दांत हिल रहे हो, जिनमें मसूड़े कमजोर हो गए हो। तो अलग अलग टाइप के पेस्ट अब मार्केट्स में आ गए हैं जो आप रेगुलरली यूज कर सकते हैं। अगर आजकल के बच्चों की बात करें तो देखा गया है कि बिल्कुल छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं उनके दांत जल्दी गिर जाते हैं, कैविटी हो जाती है। तो ऐसे में उन पेरेंट्स को आप क्या सलाह देंगे? मैं सलाह दूंगा कि पहली बात तो क्या है, हमारे इंडिया में अवेयरनेस नहीं है कि बच्चों के जो पेस्ट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। क्योंकि हमारे बच्चों के जो पेस्ट होते हैं उनमें फ्लोराइड का कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए, ताकि जो उनके इनामल हैं वो स्ट्रॉन्ग रहें और केरी से बच के रहें। क्योंकि जो बच्चों वाले दूध वाले दांत होते हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं, कमज़ोर होने की वजह से इनामल भी बहुत पतला होता है उनका, तो उनको कीड़े जल्दी लग जाते हैं। दूसरा, जो भी बच्चे दूध पीते हैं या जो भी एज है 3 से 5 ईयर्स या 7 ईयर्स में बच्चे मिल्क कंजम्पशन करते हैं रात के वक्त, उनको एक बार कुल्ला करा के या ब्रश करा के जरूर सुलाएं। क्योंकि जो रात को जो भी वो उसमें शुगर कंटेंट लेते हैं वो अटैच हो जाता है टुवर्ड्स द अपर सरफेस।
अपर सरफेस पे जैसे अटैच होगा वहां पर धीरे धीरे कीड़े लगना शुरू होगा। और बच्चों के दांत इतने कोमल होते हैं कि हार्डली 2 से 3 दिन के अंदर उसमें अच्छे से कीड़ा लग के उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। जी। शुरुआत में आपने रूट कैनल की बात की थी, तो ये रूट कैनल कब कराना चाहिए? क्योंकि इसका असर देखा गया है कि कई डॉक्टर्स इलाज के बाद यूं ही बोल देते कि रूट कैनल करवा लो, तो ये कब करना चाहिए और कहाँ तक ये सही है और कब इसकी जरूरत पड़ती है? और रूट कैनल की नौबत तभी पहुंचती है जब हमारे लोग जो भी व्यूअर होगा वो नहीं जाएगा डेंटिस्ट के पास 6 महीने तक। अगर वो हर 3-3, 6-6 महीने में विजिट कर रहा है डॉक्टर, तो डॉक्टर उस एक्सरेज को देख के उनको सिंपल फीलिंग से भी रूट कैनल से बचाया जा सकता है। लेकिन कभी अपन को ऐसा होता है कि अभी अपन पेशेंट को एकदम से पेन हुआ, अपन ने खाना खाया और अपन ने कहा यार कल तक तो ठीक था, मैंने रातों खाना खाया, एकदम से दांत टूट गया मेरा और अब पेन शुरू हो गया मेरे को। तो वो धीरे धीरे साइड से कीड़ा लग के वो डेवलप हो रहा था बहुत महीनों से। कई बार आपको ठंडा गर्म लगता है तो आप ओवरलुक कर देते हो कि नहीं यार चलो आइसक्रीम खाइए इसलिए लग रहा होगा, लेकिन वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अंदर सेंसिटिविटी का इशू वो ही था, कीड़ा लगना। तो जब आपको पेन होता तब आप डॉक्टर पास जाओ तो डॉक्टर बोलता नहीं अब तो नस तक पहुंच गया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, उसको तो रूट कैनल नहीं होना। तो रूट कैनल घबराने की बात नहीं, खराब चीज है, रूट कैनल अच्छी चीज है। अब चूंकि दांत बचाना है, या तो आप पहले जमाने में था दांत निकाल दिया जाता था, पर आज पेशेंट बोलता नहीं सर जितना दांत बच सकता है मेरा उतना बचाइए, चाहे कोई भी एडवांस प्रोसीजर करना चाहे। तो फिर हम लोग रूट कैनल का ऑप्शन लेते हैं और उसको बचा के फिर चूंकि कोई भी दांत आप अगर रूट कैनल करोगे तो वो डीमिनरलाइज होगा विद इन अ फ्यू मंथ्स ऑफ टाइम, वो धीरे धीरे डीमिनरलाइज हो जाएगा। और बाई मिस्टेक अगर आपने कुछ कड़क खाया है, लाइक चिक्की खाई या कोई भी कड़क चीज खाई, या कोई पत्थर आ गया बाई मिस्टेक खाना खाने में, तो वो टूट सकता है। तो हम उसके ऊपर एडवाइस करते हैं कि आप एक जिरकोनिया का नॉर्मल कैप लगवा लीजिए ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे। जी, बात करें अगर ग्रामीण क्षेत्रों की, गांव की या छोटे शहरों की, तो झोला छाप डॉक्टर की संख्या भी बढ़ गई है, तो इन लोगों को आप क्या सलाह देंगे, कैसे इन लोगों से बचे? देखिए कोई भी डॉक्टर है, जनरली अपन आज के टाइम पे इतने लिटरेट हैं कि अपन जाके पहले तो उसकी डिग्री पढ़ते हैं उसके बाद। लेकिन गांव में भी ऐसा है कि हम झोला छाप डॉक्टर को गलत नहीं बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि उनको अगर वो ट्रीटमेंट नहीं आता है तो वो अगर दर्द की दवाई दे सकते तो उस समय इमरजेंसी में रात में अगर पेशेंट आपके पास आता है तो आप दर्द की दवाई दे दीजिए, लेकिन बाकी उसको स्पेशलिस्ट के पास भेजिए ताकि वो प्रॉपरली अपना ट्रीटमेंट करा सके। क्योंकि कई बार देखा गया आजकल कि झोला छाप महीनों सालों तक इलाज करने के बाद उस पेशेंट को धीरे धीरे पस के कारण कैंसर डेवलप हो गया और बाद में पस धीरे धीरे कैंसर में कन्वर्ट हो गया और वो पेशेंट की जान चली गई। तो मैं ये चाहूँगा कि झोला छाप डॉक्टर्स अपने अपने अच्छे स्पेशलिटीज़ के जो डॉक्टर जिस भी कंसर्न स्पेशलिटी हो उसमें उस पेशेंट को रेफर करें ताकि उसकी जान बच सके। बाकी इमरजेंसी में आप दर्द की दवाई दे सकते हो। ये तो आपने ग्रामीण क्षेत्र की बात कह दी, तो वही देखा गया है कि जो लोग तंबाकू, गुटखा, मिलावटी माउथ फ्रेशनर या स्मोकिंग या ड्रिंकिंग जो लोग करते हैं उनको एक किस चीज का खतरा सामने हो सकता है, जरा इस पर रुक कर दीजिए। गुटखा खाने से सबसे इम्पोर्टेंट एक तो दांत में स्टेनिंग होता है फर्स्ट। सेकेंडली धीरे धीरे गुटखा खाने से जो हमारे अंदर की सतह होती है, गाल के अंदर की सतह, वो धीरे धीरे टाइट होने लग जाती है। धीरे धीरे देखा होगा पेशेंट का आपने, माउथ ओपनिंग धीरे धीरे रिड्यूस होती है, छोटी होती जाती है। अगर गुटखा ज्यादा देर तक समय तक रखा रहेगा तो अल्टीमेटली वहां पर उन सेल्स को जलाएगा और नए सेल्स जो पैदा होंगे वो कई बार अनकंट्रोल्ड सेल्स होते हैं और अनकंट्रोल्ड सेल्स की ग्रोथ को ही हम कैंसर बोलते हैं। तो बस वही इंपॉर्टेंट है कि अपन कैंसर से अगर बचना है तो गुटखे को, तंबाकू को, सिगरेट को और बाकी जो भी नशे की चीजें उनसे दूर रहना चाहिए। टूथ डिके कैसे होता है और ये कैसे वर्क करता है? तो देखिए जैसे अपन ने खाना खाया और अपन ब्रशिंग नहीं करी या कुल्ला भी नहीं करा एंड खुद भी केयर नहीं कर रहे हैं अपन और धीरे धीरे फ्लॉसिंग भी नहीं कर रहे, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कीड़ा लग जाता है। दूसरा, अगर आपके जेनेटिक जीनोम्स बोलते हैं, जो डीएनए कैरेक्टर्स जो होते हैं, कई बार क्या होता है हेरिडिटरी आपके दांत जो है इनामल अच्छे स्ट्रांग नहीं होता है, वीक होता है, तो उसकी वजह से वहां कीड़ा लग जाता है और वही डीके अंदर जाते जाते बाद में रूट कैनल पे अपन को जाना पड़ता है। जी सर, मैं नाम नहीं लूंगी पर देखा गया है कि कई सेलिब्रिटीज हानिकारक पदार्थों का एंडोर्समेंट करते हैं, कहाँ तक ये सही है, क्योंकि इससे ही जनता को बढ़ावा मिलता है? एक्चुअली देखिए मैडम, किसी की एक इंडिविजुअल लाइफ है, हम उसमें कुछ बोल तो सकते नहीं है क्योंकि वो उस प्रोफेशन में है कि जहाँ पूरी सोसाइटी उनकी जो है वो ऐसे ही काम करती है। क्योंकि उन लोगों को अब देखा होंगे आपने, एड्स में भी, गुटखे के एड्स में भी स्टार्स आने लग गए हैं। ये अच्छी बात नहीं है, ये गलत बात है, क्योंकि लोग उन्हीं को आइडल मान के या तो अपने फैशन को डिजाइन करते हैं
या अपनी स्माइल को डिजाइन करते हैं या अपनी हेयर स्टाइल्स को डिजाइन करते हैं, जी तो उनको एक रोल आइडल बनना चाहिए रादर देन ये दिखा रहे हैं कि गुटखा खाना बहुत अच्छी बात है, मैं भी नहीं खाता हूँ, मैं भी खाऊंगा, तुम भी खा लो। तो वो एक गलत बढ़ावा है जो अजय देवगन और शाहरुख खान और ये लोग कर रहे हैं, ये बहुत गलत चीज है। मतलब जी। उन लोगों को इस चीज को कम करना चाहिए और इंडिया में ये जो गुटखे के फैक्ट्री है इनको बैन करना चाहिए पहले, तो जी। सबसे पहले। माउथ कैंसर कैसे होता है और अर्ली स्टेज में इसे कैसे पहचाने, बताइए। माउथ कैंसर में सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है आपके खान पान से, आप किस तरह से। कई लोग बोलते हैं मैं बहुत मिर्ची खा लेता हूँ, मेरे को बहुत अच्छी लगती है और मेरे को कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है, एक के दिन में कभी भी कैंसर नहीं बनता है, कैंसर रातों रात नहीं बनता। जी कैंसर को धीरे धीरे, कभी भी आपने देखा हो कोई भी बड़ा आदमी मिलियनर या बिलियनर बना, वो रातों रात नहीं बना, उसको समय लगा, धीरे धीरे उसने नींव रखी, धीरे धीरे उसने बनना शुरू किया। ऐसे ही हमारे सेल्स जो होते हैं थोड़े दिन तक तो झेलते हैं, जी जब हम गुटखा खाते हैं, सुपारी खाते हैं, हम्म, दारू पीते हैं और सिगरेट पीते हैं और भी कोई चिलम विलम जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हो, धीरे धीरे वहाँ वो सेल्स जलना शुरू कर देते हैं। जब कोई भी सेल्स जलेंगे तो अल्टीमेटली हमारी बॉडी रिपेयर करेगी उसको। जी कई बार रिपेयर का चीज़ हमारे हाथ से निकल जाती है क्योंकि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स होती हैं। हमारे जो ऊपर के मसूड़े होते हैं उसके अंदर मसल्स होती हैं, मसल्स के साथ में और भी स्पेसेस होती हैं, जी फिर पीछे आ जाए तो बोन होती हैं, उन्हीं के बीच में नर्व्स एंड वेसल्स जाती हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी इफेक्ट करने लग जाती हैं। और एक बार मल्टीपल ग्रोथ ऑफ सेल्स शुरू हो गई धीरे धीरे, तो छोटा दाना निकलेगा, आपको लगेगा छोटा दाना ही तो है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो जाएगा। स्टिल आप गुटखा खाते रहोगे या स्मोक करते रहोगे या और भी चीजें करते रहोगे, वो एरिया जलता जाएगा जलता जाएगा जलता जाएगा और रिपेयर करने के लिए सेल अंदर ही बनाता रहेगा। जी जब वो अंदर बनाता रहेगा तो धीरे धीरे वो सेल्स की ग्रोथ हमेशा अंदर की तरफ होती है। क्यों? क्योंकि सप्लाई उसको अंदर से मिल रही खाने की। जो ब्लड होता है वो सप्लाई करता है और ब्लड के बहुत सारे वैस्कुलर चैनल्स होते हैं जो कि हमारे पूरे गाल में या पूरे पूरे बॉडी में रहते हैं। जी तो वो धीरे धीरे सप्लाई करते जाते हैं, वो धीरे 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 ग्रोथ अंदर ही लेते जाता है। लास्ट स्टेज में आपको कई बार पता चलता है कि हमको इतना बड़ा छाला हो गया है और वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कई बार अपन गए हैं डॉक्टर्स के पास, आप गांव में आपने सुना होगा, आपके भी कोई फ्रेंड्स गांव में उनके पापा रहे होंगे, यार मेरे पापा गांव में दांत निकलवाने गए, वो डॉक्टर ने हिल रहा था दांत निकाल दिया और बाद में पापा को कैंसर हो गया, यार मैं लेके गया टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल या कहीं पर भी। तो ऐसा नहीं था, वो डॉक्टर को चेक करना चाहिए था कि दांत हिल रहा है तो उसका रीजन क्या है, क्या उसने एक्सरे कराया। अब गाँव वाले डॉक्टर, गाँव वाले पेशेंट्स को आप बोलोगे एक्सरे कराने के लिए, बोले नहीं दादा आप तो 100 रुपये में दांत निकाल रहे हो तो ठीक है, नहीं तो हम कहीं और चले जाते। तो ये अवेयरनेस सबसे इम्पोर्टेंट है जो होनी चाहिए। जी रितेश जी, आप जहां कार्यरत हैं, इंडिया का पहला 24/7 डेंटल अस्पताल भोपाल में, तो ये 24/7 हॉस्पिटल का आइडिया स्पेशली दांतों के लिए कहां से आया? जब मैंने शुरुआत की थी तो मैं मेरे 3 सेंटर से, पहले तो बता दूं मैं कि मेरे 3 सेंटर्स हैं। एक भोपाल आनंद नगर में है सबसे पहला सेंटर, जी सेकंड है एमपी नगर में बोर्ड ऑफिस सामने, तीसरा सेंटर मेरा घर पे है। ओके। तो जब मैं प्रैक्टिस करता था तो रात में कई बार मुझे फोन आते थे 12 बजे 1 बजे, सर बहुत दर्द है, क्या करें। क्योंकि उस समय तो क्लिनिक था नहीं मेरा, सुबह और शाम क्लिनिक रहता था। जी तो फिर मैंने कहा कि यार अभी आप गोली खा लीजिए आराम। कुछ पेशेंट तो ऐसे हुए मैडम कि मेरे घर के बाहर आके बैठे रहे और रात भर बोल रहे सर ठंडा पानी मुंह में रख के बैठा हुआ हूँ, सुबह 6 बजे तक टाइम निकाला कार में बैठ के और अब आपके बाद अंदर आया हूँ 7 बजे। तब मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा एक सेंटर शुरू करा जाए यहाँ पर रात में अगर 3 बजे भी पेशेंट आएगा तो जो नॉक्टर्नल पेन बोलता है वो पेन के लिए निजात मैं दे सकूं। तो उसी समय मैंने फिर एक कंसेप्ट सोचा कि यार 24/7 डेंटल हॉस्पिटल क्यों नहीं डाल सकता मैं, जब पूरे इंडिया में हर समय इमरजेंसी उपलब्ध है तो सिर्फ दांतों को क्यों पीछे छोड़ा जाए, उसको भी हम बहुत अच्छी तरह से केटर कर सकते हैं और हम इमरजेंसी में जो भी डेंटल ट्रीटमेंट है वो दे दें और अपने पास ही पेशेंट को एडमिट रहे ताकि कभी कोई इमरजेंसी हो तो हम उसको डील कर सकें। जी रितेश जी, आपकी तरफ से कोई मैसेज हमारे दर्शकों के लिए बता दीजिए। मैं यही चाहूंगा कि यूथ सबसे पहले तो ब्रशिंग प्रॉपर करें, बिकॉज अभी आफ्टर कोविड या पहले भी जॉब्स का जो इशू हुआ है या फिर बहुत ज़्यादा रिसेशन जो हुए उसकी वजह से स्ट्रेस में सभी लोग हैं। कहीं ना कहीं स्ट्रेस के कारण हमारे दांतों में जो भी हमारे एसिड जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से समटाइम्स वी हैव अ गुड एसिडिटी। एसिडिटी के कारण भी हमारे दांत का इरोजन हो जाता है, मतलब घिस जाते हैं हमारे दांत, तो वो एक सेंसिटिविटी का कारण बनते हैं। सेकेंडली हम थोड़ा स्ट्रेस कम लें, सेकेंडली ब्रशिंग बहुत अच्छे से करें एंड
मैं ये चाहूंगा कि गुटखा और इन सब का सेवन ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी क्यों, और अल्कोहल कंजम्पशन भी कम करें बिकॉज उससे लिवर डैमेज होता है। जी और अल्कोहल भी एक एसिडिक प्रोडक्ट है जिसमें कि 42.8% वेट बाय वेट जो वॉल्यूम जो होता है उससे होता है, तो वो भी एक इरोजन का है, दांत में सेंसिटिविटी का या दांत में कीड़े का है, बिकॉज दांत अगर ब्रिटल हो जाएंगे तो धीरे धीरे ब्रेक हो जाएंगे। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर कभी आपको ऐसा लग रहा है कि आप कड़क चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो डेंटिस्ट को जाके जरूर दिखाइए, बिकॉज आजकल जो मैंने 6 महीने या साल भर के अंदर स्टडी किया है वो ये है कि पेशेंट को धीरे धीरे क्रैक टीथ सिंड्रोम होने लग गया है, जिसके वजह से पेशेंट को ठंडा गर्म या दर्द अचानक शुरू हो जाएगा, भले उसके दांत में कीड़ा लगा हो या ना हो। जी तो मैं ये चाहूँगा कि ब्रशिंग प्रॉपर करें एंड खुश रहें, जो जीवन है उसको प्रॉपरली जिए, क्योंकि हमें भी पता नहीं है हम रात को सो रहे हैं सुबह उठेंगे कि नहीं। तो जो है वो आज है, आज के लिए जिए और जी। खुश रहें। रितेश जी, एक आखिरी सवाल है। आपने शुरुआत में ब्लैक फंगस की बात की थी। कोरोना काल में ब्लैक फंगस माउथ से ही शुरुआत इसकी हुई थी, ऐसा बताया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है? मैम एक्चुअली क्या है कि ब्लैक फंगस बेसिकली क्या है, हम्म, आपने देखा होगा जो भी डायबिटिक्स पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट को सबसे ज़्यादा बोलते हैं कि हाथों और पैरों को बचाना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत लो हो जाती है एंड जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत लो होती है उन पेशेंट्स की। हमारे कोविड टाइम में क्या हुआ था, कोविड टाइम में हमको पेशेंट को बचाना था, जी पेशेंट की लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट थी, ब्लैक फंगस सेकेंडरी हुआ था हमारे उस जी समय। जब बचाना था तो हमने मोर ऑफ द स्टीरॉइड्स वर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज लंग्स में हमारे को फाइट एंड फ्लाइट सिंड्रोम सिर्फ स्टीरॉइड्स दे सकता है। तो अगर पेशेंट को बचाना है तो हमें स्टीरॉइड्स का एक्सेसिव यूज करना गया। जैसे ही हमने एक्सेसिव यूज शुरू किया स्टीरॉइड्स का, वहां उनकी शुगर्स बढ़ के 480 500 हो गई। आपने सुना होगा 500 600 शुगर जा रही थी पेशेंट की, लेकिन उस समय उनको बचाना इंपॉर्टेंट था। जी धीरे धीरे जहां ऑक्सीजन की सप्लाई कम हुई वहां डेड ऑक्सीजन प्लांट्स को ओपन किया गया। जी जब डेड ऑक्सीजन प्लांट्स को ओपन किया गया तो अल्टीमेटली उनके पाइपलाइंस में जो ऑक्सीजन फ्लो होती थी वहां फंगस डेवलप था। मतलब एज एन एक्सपेक्टेड, मैं 100% ये श्योर नहीं उसको बोलने के लिए, लेकिन एक जो कॉज हमने पता किया उसके बारे में यही था कि डेड पाइपलाइंस को उठा के चालू कर दिया रातों रात एंड ऑक्सीजन सप्लाई शुरू कर दी। तो जो उसमें फंगस डेवलप होकर उनको ट्रैवल करके मिला वो धीरे धीरे पेशेंट ने उस समय ऑक्सीजन में कंज्यूम किया। ऑक्सीजन कंज्यूम करते करते बॉडी के डिफेंस सिस्टम इतना लो था कि वो धीरे धीरे फंगस ग्रो कर गया। अच्छा, अपनी सतह में ही फंगस क्यों मिला आपको, ऊपर के जबड़े में, नीचे के जबड़े में देखा कभी आपने किसी को फंगस हुआ हो ब्लैक फंगस? सबकी आंखें गई, नाक के अंदर से चालू हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि नोज से हम इनहेल कर रहे थे उस ऑक्सीजन को। सेकेंडली वो धीरे धीरे ऊपर के जो बोन होती है वो पेपर थिन होती है, पतली, उसको पेपर लाइक बोन बोलते हैं। मैक्सिला जो जबड़े के ऊपरा जबड़ा होता है, वहां से धीरे धीरे वो ट्रैवल करते करते फंगस धीरे धीरे आंख के अंदर, आंख से जो रूट होता है वो होता है अपना ब्रेन का अटैच, तो वहीं से वो ब्रेन में ट्रांसफर करके उसी से पेशेंट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। तो इसलिए हमने उनको, किसी पेशेंट्स की नोज की सर्जरी हो रही है, किसी की आई सर्जरी हो रही है, आंख निकाल दी, पूरा साफ कर दिया, क्यूरेट किया, क्लीन किया, तो ये सब उस समय शुरू हुआ था। बस। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रितेश सहगल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशा है कि आप सभी दर्शकों को आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो आज इस बात सेहत की प्रोग्राम में हमारे साथ ये थे डॉक्टर रितेश सहगल, MDS इन ओरल, जो इंडिया के पहले 24/7 डेंटल अस्पताल भोपाल में कार्यरत है। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए विषय के साथ। तब तक के लिए ऐसे ही आप सभी देखते रहे T27 न्यूज MPCG डिजिटल, और भूलिएगा नहीं हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर T27 न्यूज MPCG डिजिटल को सब्सक्राइब और फॉलो करना। अब मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।